सर ट्यूशन कर दो, ट्यूशन ले लो। अभी मैंने कहा मेरा तो आधे से ज्यादा कोर्स हो गया। अभी तो सीबीएसई डिसाइड करेगी कि कौन से चैप्टर काटने हैं। सीबीएसई अभी तो बेचारी बिजी है रिजल्ट देने में। तो चलिए, फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड फॉर कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। आगे भी है, सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। तो फिशरी कोई एक छोटा मोटा ये नहीं है कि आपने मच्छी पकड़ ली और आपकी फिशरी हो गई, या ऐसा नहीं है कि फिशरी में हमेशा हम मछलियों का फार्मिंग करेंगे। कि आपके पास एक झील या एक लेक या एक पॉन्ड या एक आपके पास छोटा वाटर बॉडी होना चाहिए, और आप जो है वो सारी प्रैक्टिसेस विच वी आर स्टडीड इन क्लास 9, कि आप जो है कौन सी फिशरी करेंगे जिसके अंदर आपने झील को या आपके वाटर बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, द अपर, मिडिल एंड लोअर जोन। एंड उनमें पलने वाली अलग अलग तरह की फिश आप लेके आएंगे और उनको पालेंगे और उनको खाना देंगे, उनका देखभाल करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ कहीं कोई नहीं लिखा है इस तरह। फिशरी इज द इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है कि आप फार्मिंग कर रहे हो, आप सीधा जाके पकड़ रहे हो वो भी होगा। अब समुद्र में हम फार्मिंग थोड़ी कर सकते हैं, वी कैन नॉट। एंड मेनली जो हमारी फिशरी आ रही है या फिश प्रोडक्शन आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सी। मेन आउटपुट फिश प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम सी। तो सी में हम कोई फार्मिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दैट देयर इज नो लैंड बॉर्डर डिसाइडेड बाय अस। हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतना एरिया ये मेरा रहेगा, लेकिन मछलियों के लिए थोड़ी है, वो फिश तो इधर उधर निकल जाएंगी। सो देयर इज नो फिश विच विल बी योर्स एंड देयर इज नो फिश विच विल बी ऑफ अदर्स। Unlike when you have a land mass, you have a pond, you have a lake, you have a dam, you have a water body, you have a small this thing field. तो वहां आप कह सकते हैं भाई ये मेरी मछली है ना, तुमने कैसे पकड़ ली या तुम कैसे बैठ गए। सीज में, रिवर्स में एनीबडी कैन फिश बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री। सो दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड फॉर कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग। अब ये याद रखिए, प्रोसेसिंग इज गिवन। फिश जो है वो सबसे जल्दी जल्दी पेरिश होने वाली चीज है, मिल्क से भी जल्दी। आपके पास अगर दूध भी है तो दूध को आप 6 से 8 घंटे तक रख सकते हैं। कच्चा दूध भी है तो आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके रख दीजिए। नॉट टू, मतलब आप मान के चलिए कि अगर आपके पास कच्चा दूध है और आपने उसको 4 डिग्री पे या 6-7 डिग्री पे भी रखा है, तो आपका दूध जो है 24 घंटे तो खराब नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आपने मछली पकड़ ली है तो आपको उसको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज विद इन 1 hour 2 hour इट विल स्टार्ट स्मेलिंग, वो खराब हो जाएगी। इसलिए क्या है, आपको आइदर आपको इमीडिएटली इसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा, नॉट इन द अनलाइक मिल्क जिसको आपने जो है 7 डिग्री पे या 6 डिग्री पे आपने रख लिया और मिल्क खराब नहीं होगा। ठीक है, फिश को तो अगर हमको प्रिजर्व करना है तो वी विल हैव टू कीप इट अंडर -8 to -16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब वो सीज में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं फिश वेसल लेकर के, वो मछली, तो इन देयर इटसेल्फ दे हैव अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। क्योंकि वो तो गए हैं, वापस आने में शायद उनको 24 घंटे लग जाए या 48 घंटे, या हो सकता है कई जो जाते हैं वो हफ्ते भर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके पास लार्ज स्केल वो होते हैं, तो पूरी पूरी तैयारी रहती है उनके पास में, रेडियो सिग्नल्स वगैरह एंड देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ थिंग्स। आजकल तो बहुत तरह अच्छी टेक्निक्स आ गई, सैटेलाइट से पता कर लेते हैं किस जगह पे फिश ज्यादा है, वहां पे अपने वेसल ले जाते हैं, दे पुट देयर नेट देयर एंड दे कैच ह्यूज अमाउंट ऑफ फिश एंड ऑल, एंड इमीडिएटली द प्रोसेसिंग इज डन एंड इट इज फ्रोजन। और फिर उसको सेलिंग ना, ये जरूरी थोड़ी कि आप मच्छी पकड़ के लेकर के आए बाजार में और वो 1 घंटे में बिक जाएगी, तो इट कैन स्पॉइल। सो दैट हैज टू बी डन, है ना। अब फिशिंग सेलिंग में लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, प्रोसेसिंग में अनदर लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, कैचिंग में अनदर पीपल आर इन्वॉल्व, है ना। अच्छा, अब फिश के साथ में हम क्या क्या और चीजें बेच सकते हैं या पकड़ सकते हैं। फिश हो सकता है, इसके अलावा शेल फिश विच इंक्लूड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ mollusks, a number of different type of mollusks are being consumed. They may be oysters, they may be shell, वो एप्पल स्नेल जैसे स्नेल्स हो सकते हैं या कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्टोपस, इसके अलावा क्या कहते हैं, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, जिनको कंज्यूम करते हैं लोग, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स।
तो फिश हो सकती हैं, शार्क्स हो सकती हैं, ऑक्टोपस हो सकते हैं, स्क्विड्स हो सकती हैं, क्रैब्स हो सकते हैं, प्रॉन्स, वैल्यू फॉर इट, मतलब प्रॉन्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमको मिलती हैं, और इनको हम जो है मतलब इनके बीच में इनके लिए कल्चर कर सकते हैं, इनको प्रोसेस कर सकते हैं और इनको बेच सकते हैं। तो इस पूरी प्रैक्टिस को हमने जो है फिशरीज का, ठीक है, 9। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखिए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज डिपेंडिंग ऑन फिश, क्योंकि मैंने कहा वो इंडिया इज द पेनिनसुला, तो वो पूरे जो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडिंग ऑन फिशिंग। ठीक है, वो हो सकते हैं वो फिशिंग पकड़ने जा रहे होंगे, या प्रोसेसिंग में होंगे, या सेलिंग में होंगे, या फिर उनसे बना करके बेचने वाले कई सारे रेस्टोरेंट वगैरह होंगे, उन सब में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो डिपेंड ऑन फिश, फिश प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, और दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, और वहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग बहुत सारी तरह की चीजें खाते हैं। ठीक है, और जापान जैसे कंट्री के अंदर कुछ जो सबसे महंगी डेलिकेसी आती है फिश की, वो पॉइजनस फिश होती है, और उसको उसको बनाने वाले सर्टन वेरी हाईली ट्रेन्ड शेफ्स होते हैं, उनको मालूम है कि वो पॉइजन ग्लैंड कहाँ पे रहती है, उसको किस तरीके से निकालना है, सो दैट, और अगर जरा सी भी उसमें लापरवाही हो रही है तो दैट कैन किल दोज पीपल हु आर ईटिंग इट। हाँ, तो ये भी बहुत देखिए, और वो सबसे महंगी डेलिकेसीज है। ओके, फॉर फूड सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कटला, रोहू, कॉमन कार्प। अगर आप कोटा के फिश मंडी में जाएंगे, जा तो सकते हैं, है ना, ऐसा आई नो कि आप लोग जो है मतलब नॉट नॉन वेजिटेरियन, बट देखने में क्या है, तो हम जा सकते हैं, हमको देखने को मिलेगी, कटला मिल जाएगी, रोहू मिलेगी, कॉमन कार्प मिल जाएगी, मिल जाएगी, बहुत सारी दूसरी तरह की मछलियां यहाँ पे आती हैं। ठीक है, और स्मॉल टू लार्ज साइज रोहू जो है दे मे बी रीचिंग अप टू द साइज ऑफ 8 to 6 फीट, 5 to 6 फीट बड़ी रोहू तक मैंने कोटा में देखी है ना, छोटी छोटी मछलियों से लेकर। Now, some of the marine fishes which are there, hilsa is there, sardine is there, mackerel is there, pomfret is there। इनमें से कईयों की शक्ल देखने के लिए हम बेस्ट प्राइस में जा सकते हैं, और कोल्ड फ्रीजर जो रहते हैं उसमें लगे हुए रहते हैं, बाहर से तो देख ही सकते हैं, कोई हमको नुकसान थोड़ी होगा उसको देखने में। नाउ फाइंड आउट सम टाइप ऑफ फिशेस व्हिच आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया। तो हमारे यहाँ क्योंकि वी आर लिविंग इन इनलैंड, तो इनलैंड फिशरीज जो होती हैं उसमें कटला, रोहू, कॉमन कार्प वगैरह ही आ रही है। ठीक है, now, fishery is an important place in Indian economy. It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal areas, yeah, coastal state. For many of this, it is the source of their livelihood. उनको वो जिंदगी उसी के ऊपर है. In order to meet the increasing demand of fisheries, different techniques have been employed to increase fish production. For example, through aquaculture एंड पिसिकल्चर। नाउ देयर आर टू वर्ड, एक्वाकल्चर मतलब आप कोई से भी पानी में रहने वाला जानवर जिसको कंज्यूम करते हैं उसको हम कल्चर कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑयस्टर्स भी आ जाएंगे, प्रॉन्स भी आ जाएंगे, लॉबस्टर्स भी आ जाएंगे, फिश भी आ जाएगी, क्रैब्स भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी हम पाल सकते हैं, जबकि पिसिकल्चर इज स्ट्रिक्टली फॉर फिश। ठीक है, तो वो पिसिकल्चर है या एक्वाकल्चर हो सकते हैं, हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ प्लांट्स तो there are some types of plants which are also we can get upside। जब आपके पास अपना खुद का पॉन्ड है, और अगर आप मतलब अगर आप बिहार चले जाएंगे या उड़ीसा चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल चले जाएंगे, प्रैक्टिकली एवरी बिग फार्मर जो है दे हैव गॉट देयर ओन पॉन्ड्स, और उस पॉन्ड के अंदर वो पानी इकट्ठा करते हैं, उस पानी से वो अपने प्लांट्स की इरिगेशन भी कर रहे हैं, एंड उसी पॉन्ड के अंदर वो मछली भी पाल रहे हैं, और उसी पॉन्ड के अंदर वो सिंगाड़ा भी उगा रहे हैं, या ये जो मखाना आप खाते हैं कौन से वाले, वो बड़े वाले, है ना, वो, और बहुत सारी चीजों का वो कल्चर कर रहे हैं। तो दे आर साइमल्टेनियसली गेटिंग नंबर ऑफ, तो देयर यील्ड इज इंक्रीज नंबर ऑफ टाइम, है ना। एंड आई वाज सीइंग सम ऑफ द वीडियोस, एंड वो जो कह रहे थे दिस मखाने जो होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एंड देयर आर नंबर ऑफ फार्मर्स जो उसमें इन्वॉल्व है, दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। और कई एक एक वीडियो तो मैंने देखी थी, एक आईआईटीएन था, उसने अपनी जॉब वॉब छोड़ करके आ गया और वो यही काम कर रहा है अपने खेतों में।
तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल। देखो बिजनेस की तो बिजनेस है ना, बिजनेस का तो कोई होड़ नहीं है। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो सेवक है दूसरों के। मेरा बॉस जो मुझे कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा, वेदर इट इज डे और नाइट, है ना। लेकिन जिसका खुद का बिजनेस है वो अपनी मर्जी का मालिक है, और वो डे में भी कमा रहा, रात में भी कमा रहा उस बिजनेस से। हम तो वही जो डेज हैं उसके लिमिटेड सैलरी है वही मिलेगी, कोई ओवर टाइम नहीं, कुछ नहीं एनी टाइम। लेकिन आसपास की ये काम करना है तो करना है, यस सर भी बोलना है साथ में, है ना। तो बिजनेस है। तो इसलिए कई सारे लोग जो हैं वो दे आर लिविंग देयर जॉब्स एंड दे आर सेटिंग अप देयर ओन बिजनेस एंड दे आर वेरी प्रॉफिटेबल। द ओनली थिंग वाज देयर वाज अ गैप। पहले क्या था, पहले नॉन साइंटिफिक तरीके से चल जाता था, बिकॉज व्हेन द पॉपुलेशन वाज लेस एंड प्रोडक्ट वर मोर। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, प्रोडक्ट और लैंड एंड कल्टीवेशन कम होते गए, देयर वाज अ वेरी ह्यूज गैप क्रिएटेड। डिमांड वाज हाई लेकिन प्रोडक्शन वाज लेस। फिर धीरे धीरे हमने इसको साइंटिफिक तरीके से बना करके हम जो है डिमांड के बराबर एट पार्ट ऑफ द डिमांड तो ले आए कई सारी चीजों में, कई सारी चीजों में। और प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड वी आर एक्सपोर्टिंग थिंग्स। उनमें से फिश इज वेरी, मतलब फिशरी जो है एक बहुत बढ़िया इनकम जनरेटिंग वो है हमारी कंट्री के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रॉन इन द वर्ल्ड। ठीक है। और काफी ज्यादा पैसा उससे आता है डॉलर्स के फॉर्म में, तो सरकार को काफी एड मिलती है ना। आप डॉलर्स के बारे में जानते हैं, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है वो डॉलर से होता है। तो जब तक हमारी कंट्री के पास में इनफ डॉलर नहीं रहेगा, हम बाहर से कुछ चीज नहीं मंगा सकते। तो रुपया लेकर के आप जाएंगे किसी कंट्री में कि भैया हमको ये दे देना, कोई नहीं देने वाला, बिकॉज दे नो कि रुपीज डोंट हैव वैल्यू, और एनी अदर कंट्रीज फॉर सेक वो वैल्यू नहीं है। जो जो वैल्यू है वो केवल डॉलर्स की है, तो डॉलर्स में ही खरीदना पड़ता है ना। अनटिल एंड अनलेस जब दो कंट्री के बीच में अपना खुद का पर्सनल डील हो, जिसमें वो कहते हैं कि भैया हम आपसे रुपीज में खरीदेंगे और वही प्रोडक्ट उसी के रुपये के बराबर की चीज हम आपसे वापस ले लेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल। तो अब यहाँ हम कह रहे हैं दैट इज increased demand for fishery. Different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the productive production of aquatic plants and animals. यहाँ तक पढ़ा दिया ना, both fish, freshwater and marine. Find out the difference between pisciculture and aquaculture. मैंने बता दिया, पिसी का मतलब जो होता है वो फिश होता है, पिसीज से आया वर्ड, पिसीज, है ना। पिसीज इज आपने पढ़ा है कि एक क्लास है ना वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स की जो 5 क्लास है उसके अंदर फर्स्ट स्पीसीज, देन एम्फीबियन, देन रेप्टिलिया, देन बर्ड्स एंड एवियन। तो पीसीज इंक्लूड्स फिश। तो फिश की कल्चर अगर हम कर रहे हैं तो पिसी कल्चर आएगा। एक्वा कल्चर, एक्वा स्टैंड फॉर वाटर, वाटर के अंदर आप किसी भी चीज की कल्चर कर रहे हैं, मे इट बी एनिमल और प्लांट, वो सब एक्वा कल्चर में आएंगे। तो वो फिश भी हो सकते हैं, वो प्रॉन्स भी हो सकते हैं, लॉबस्टर्स भी हो सकते हैं, वो मॉलस्क भी हो सकते हैं, कई तरह के स्नेल्स वगैरह हो सकते हैं, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जेलीफिश हो सकती हैं, या कुछ और टाइप। ठीक है। नाउ it has led the development of flourishing of fishery industry, and it has brought the lot of income to the farmers in particular and country in general। मतलब वो ये बात मैं आपसे कह रहा था कि it has brought income to the farmers in particular and country in general। काफी पैसा आता है हमारे पास फिश से। ऑल द साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग, उनके पास फार्म्स है, लार्ज फार्म्स है, एंड वो सारे फार्म जो होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग फिश, प्रोसेसिंग फिश। कई सारी इंडस्ट्री केवल प्रोसेसिंग में लगी है, वो उनसे फार्मर से मतलब जो जो कैचर्स होते हैं उनसे फिश पकड़ लेते हैं, ले लेती है, इमीडिएटली प्रोसेस करती है, उसको पैक कर देती है उसकी, है ना। उसको छीलना, साफ करना, और उसको पैक करना, और उसको फ्रोजन कर देना, सो दैट इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू एनी अदर कंट्री। We now talk about blue revolution, है ना, and is being implemented along with some of the green revolution। तो ये याद रखिए, फिश प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है। तो क्योंकि ब्लू पानी से रिलेटेड है, व्हाइट फिश के लिए, सिल्वर हमने अंडों के लिए बोल दिया। तो अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन हुए हमारे देश के अंदर, है ना। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर ऑपरेशन फ्लड आया, उसके बाद मुर्गियों के, दूसरों के अंडे, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, और फिर फिश प्रोडक्शन। तो ये 4 चीजें जो होती हैं, दे आर चेंज द सिनेरियो हमारी कंट्री का। मैंने आपको बार बार कहा है, कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी जगह की, तो कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिट होती है कि वो एरिया पता नहीं कि मतलब कितने पॉपुलेशन को
को होल्ड कर सकता है या उसकी जरूरतें पूरी कर सकता है। तो इंडिया तो कब से क्रॉस कर चुका कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो उसको फिर उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर लाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग साइंटिफिक वैल्यूज। तो वही तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। So that is why the chapter has been introduced, so that you can also learn and many of you may go into this field. अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, एग्रीकल्चर साइंस लेना चाहता है, तो वो इनमें से कुछ है, और किसी को अपना इसमें बिजनेस सेटअप करना है तो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई एनिमल का वो कर रहे हैं तो उसमें उसको हम कोई पाप पड़े उसकी हत्या का। ठीक है, देयर आर नंबर, हम केवल पाल सकते हैं। जैसे जिसके तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो पॉन्ड लेकर के उसमें तरह तरह के वो पॉन्ड जो है लीज पे दे देते हैं किसी को भी। दूसरा आदमी आए, उसके अंदर कुछ भी पाले, पकड़े, बेचे, प्रोसेस करे, कुछ भी करे, हमें क्या मतलब, हमारा तो केवल पॉन्ड का। तो कईयों के पास में खेत होते हैं जिसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली लैंड पड़ी है, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आई सीन नंबर ऑफ पीपल जो है वो उन्होंने उनको खुदवा दिया और उसको पॉन्ड बना लिया। ठीक है, बारिश का पानी इसमें आ जाता है, दैट इज मोर देन इनफ, एंड देन दे कैन लीज इट आउट। ठीक है, आपने साल भर के लिए 50,000 में दे दिया किसी को, आपको कोई मतलब नहीं वो प्रॉफिट बना रहा है, 2 लाख बना रहा है या 5 लाख बना रहा है, या वो लॉस में जा रहा है 10,000 ही बना रहा है, आपको क्या मतलब, आपने तो जमीन दी है इसको, वो करता रहे, कुछ भी करता रहे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टाइप ऑफ वाटर एंड द कंडीशंस एंड अदर थिंग, वो जो है वो लीज पे चल जाती है। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिसेस हैं। प्लांट ब्रीडिंग हम मंडे को पढ़ेंगे, है ना। प्लांट से हमको कितने प्रोड्यूस मिलते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एग्रीकल्चर मतलब इससे आपको क्रॉप्स मिल सकते हैं, आपको पल्सेस मिल सकते हैं, आपको ऑयल सीड्स मिल सकते हैं, आपको कुछ बेवरेज जैसे टी, कॉफी एंड अदर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ दूसरी टाइप की चीजें मिल सकती हैं जो मेडिसिनल यूज होंगी, या कुछ और स्पाइसेस मिल सकते हैं, हाँ। और कुछ केवल ऐसे रॉ खाने वाले हॉर्टिकल्चर, जैसे आम खाएं, अमरूद खाएं, नारियल का पानी पिए, जो भी है, तो वो भी चीजें आपको मिल रही है। तो प्लांट एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है ना। और चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना एग्रीकल्चर के जी पाएगा। तो चाहे वो अपने लिए हो चाहे अपने जानवरों के लिए, उसकी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज टू मच देयर। तो वो उनके लिए जो है उसको प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। नाउ about plant breeding methods and improvement technique we'll study or we'll start from Monday. So that's all for today, children. Good day, enjoy your day, and keep yourself safe. Appreciate. Yes, hello. Thank you, sir. Welcome. Okay, good day.